सभी पशुपालक भाइयों को, बहनों को लुहास यूनिवर्सिटी के विस्तार शिक्षा निदेशालय और सीएससी की ओर से राम राम नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस ई चौपाल के कार्यक्रम का आज दूसरा एपिसोड श्रृंखला है और पहली श्रृंखला में हमने पशुओं को बार बार फिरने की समस्या के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम की पहली कड़ी बहुत ही उत्साहजनक प्रतिक्रिया के साथ रही। इसके लिए आप सभी पशुपालकों का धन्यवाद। इस प्रोग्राम में हमने 23,000 लोगों तक पहुंच बनाई और बहुत से पशुपालकों की समस्या हमारे एक्सपर्ट ने समाधान भी बताए। और कुछ समस्याओं के समय के अभाव के कारण हम एक्सपर्ट जवाब नहीं दे पाए, जो इस विषय की अग्रिम कड़ी में देने का हम प्रयास करें। पशुपालक भाइयों, आज की हमारी चर्चा पशुओं में बार बार अफारा आने की समस्या, कारण, निदान व रोकथाम को लेकर रहेगी। आपके सवाल हमारे फेसबुक पेज के लाइव वीडियो में कमेंट बॉक्स पर आप टाइप कर सकते हैं और समय रहते हमारे एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे। आज की हमारी चर्चा में हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बिस्ला। डॉक्टर आर एस बिस्ला लुहास के करनाल केंद्र के निदेशक हैं और वो न केवल हरियाणा के बल्कि उत्तरी भारत के मशहूर वैज्ञानिकों और शल्य चिकित्सकों में आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। साथ ही हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर धर्मवीर दहिया, निदेशक विस्तार शिक्षा, और इन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं जींद पशु विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रमेश कुमार, जो कि ग्रामीण पशु पालकों तक वैज्ञानिक तथ्यों को पहुंचाने में माहिर हैं। डॉक्टर रमेश का भी हम स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे लुहास विश्व यूनिवर्सिटी के साथ से हैं डॉक्टर सुजोय खन्ना, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर सरिता, इन सब का हम स्वागत करते हैं। ओमवीर जी सीएससी से और सार्थक जी हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उन सभी का हम स्वागत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा में, जिसका शीर्षक है दुधारू पशुओं में बार बार अफारा आने की समस्या। तो डॉक्टर बिस्ला से हम सुनते हैं कि क्या है इस अफारे आने की बार बार समस्या के कारण और क्या ये समस्या है। डॉक्टर बिस्ला। सबसे पहले मैं अपने पशुपालक भाइयों को, बहनों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और उनको अभिवादन भी दूंगा कि इस समय में अपने दूध की उत्पादन क्षमता उन्होंने बनाए रखी और हमारे प्रांत को और हमारे देश को एक पौष्टिक आहार लगातार देते रहे। और इस सोच के पीछे जो आज की वार्ता है, इसमें हमारी टीम और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर धर्मवीर दहिया की एक बहुत साफ सुथरी और सुलझी हुई सोच का भी मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और हमारी एक टीम इस विषय में आपके ऊपर काम कर रही है और हमारे जो भी अब तक की यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, शोध है, और जो देश विदेश में जो भी शोध चल रही है, उनका आप तक पहुंचाने का ये सबसे बढ़िया प्रयास है। हर साल हम रूबरू होते हैं, 20, 30, 40, 50 वार्ता हम करते हैं और उसका फ़ायदा, ये इन वार्ताओं का फ़ायदा क्या होता है कि पहले ज़माने में जैसे हम काम करते थे तो हमारे पास जो चिकित्सा के लिए पशु आते थे बहुत लेट आते थे, और बहुत लेट जब जानवर आएगा इलाज के लिए तो उसमें समस्या होती थी कि दवाई पे भी ज़्यादा खर्चा और पशु का भी ज़्यादा टाइम लगता था उसका उपचार होने में और उसको दोबारा उसी प्रोडक्शन या उसी हालत में आने। तो इन वार्ताओं का ये है कि अब मेरे हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ कि हर पशुपालक को ये ज्ञान हो गया है कि इस समय पर कितना जल्दी आपने इस पशु को उपचार के लिए लेके जाना है और किस बीमारी का उपचार जिले के मुख्यालय पे संभव है या हॉस्पिटल में संभव है या किस उपचार बीमारी का उपचार के लिए हमें यूनिवर्सिटी में या दूसरे सेंटर में ले जाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास और योगदान है इन वार्ताओं का, और इससे हमारे पशुपालकों पे आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा और हम दोबारा से हमारे वैल्यूएबल जानवर हैं उनको प्रोडक्शन में ला सकेंगे और किसान के लिए एक ये सबसे बड़ी सुविधा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज की वार्ता को शुरू करें कि पशुओं में बार बार अफारे की समस्या, और शुरुआत हम थोड़ा सा करेंगे पशुओं में अफारे की समस्या। सबसे पहले अफारे की समस्या पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि फिर हमारे बाद में समझ में आएगा कि बार बार अफारे की समस्या क्या होती है। तो हमारा पशु जैसे जानवर है वो हर्बीवोरस जिसको बोलते हैं, भी वो घास फूस और ये पत्तियां खाने वाला जानवर है। ज़्यादातर ऐसे जानवर जो हर्बीवोरस हैं उनमें गैस ज़्यादा बनती है, मीथेन गैस, और जो भी जैसे चारा खाएंगे उसी के हिसाब से पेट में गैस बनती है। और यदि यदि पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जो हमारे पास फोडर अवेलेबल होता था, गवार है या चने का फोडर खिलाते थे, तो उसमें ज़्यादा गैस बनती थी।
और आजकल वो जो चारा है वो कुछ ही एरिया में सीमित रह गया है, जैसे महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवानी, इस एरिया में थोड़ा सा चने का या ग्वार का प्रयोग करते हैं, दूसरे इलाकों में कम है। तो उस चारे में बहुत ही ज़्यादा गैस बनती थी, और उस गैस में हम देखते थे हर गांव में दो चार पशु दुधारू अक्यूट टिप्पणी से मर जाते थे, जिसमें अकस्मात मौत हो जाती थी, समझ में नहीं आता था। हमें तो पता होता था भाई कैसे मर गए। तो उस हालत में क्या चारे का जो है प्रयोग, और जो दूसरे जैसे रवि के सीजन में ज़्यादा बरसीम एकदम ज़्यादा जानवर खा ले, एकदम नई नई बरसीम आई हो, तो उसमें भी ज़्यादा गैस बनती है। और गर्मियों के सीजन में जैसे मैं देखता हूँ अपने हॉस्पिटल में, गर्मियों के सीजन में जो गैस या ऐसे केसेस आते हैं, वो क्या होता है कि नया नया हीट भूसा या हीट गेहूं का तूड़ी आई है, और रिपर से जो तूड़ी बनाते हैं फार्मर, वो खिलाते हैं, हरे चारे की गर्मियों में कमी हो जाती है, दूसरा पानी की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हालात बनते हैं कि जानवर के अंदर जो गेहूं का भूसा है उसमें मिट्टी मिली हो, और वो हरे चारे की कमी हो और पानी की भी उपलब्धता कम हो, तो वो अंदर पेट में चर्निंग होके जब हजमा होता है तो ऐसे सीमेंट जैसा मटेरियल बन जाता है, और जो पेट में से चलता नहीं आगे, और एकदम रुकावट हो जाती है। और जब पेट में रुकावट होगी, क्योंकि गैस निकलने के दो ही साधन होते हैं जानवरों में, एक जो हजमे का जो सारा सिस्टम होता है वो एक बंद पोटली होती है, मुंह से जानवर खाता है, और गोबर पीछे से का पूरा बंद एक पोटली होती है। और इसमें यदि गैस बन जाएगी तो जानवर को सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी। तो यदि गैस निकलने के दो ही रास्ते हैं, या तो मुंह से निकलेगी या पीछे गोबर के रास्ते से। यदि मुंह के रास्ते से कोई रुकावट हो जाएगी तो भी गैस अक्यूट गैस बनने लग जाएगी, और यदि गोबर के पीछे से रास्ते में दिक्कत होगी तो भी गैस बनने लग जाएगी। तो गर्मी के सीजन में जहाँ पेट में रुकावट हो, आंतड़ियों में रुकावट हो, तो ऐसी अवस्था में गैस बनती है, वो गोबर ना चलने की वजह से, गोबर के जो जो हमारा सिस्टम है, हाजमे का सिस्टम है, वो ना चलने की वजह से। और सर्दियों में जो गैस बनती है वो ज़्यादा जो हालांकि में पत्तेदार या फलीदार जो चारा होता है वो ज़्यादा खाने से उसमें गैस बनती है। ये तो है अक्यूट जो बीमारी है, अक्यूट ज़्यादा एक में अफारा बनने की समस्या है। और इसका घरेलू उपचार तो तुरंत आप घर में जो भी हजमे का चूर्ण या नमक या सरसों का तेल थोड़ा गुड़ में मिला के दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफारा हो जाए तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान न दे के घर में जो भी कोई शार्प चीज़ हो, उसमें सबसे अच्छा औजार क्या होता है, दराती मानते हैं, दराती। तो उसको गर्म करने में या साफ करने में ज़्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ ज़्यादा अफारा हो तो सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम होता है। आप 2 मिनट में यदि गैस पेट में से निकाल दोगे तो जानवर का सांस वापस हो जाएगा। तो आपने तुरंत जानवर के उल्टे हाथ तरफ की तरफ जो पेट होता है, जो ऊपर की तरफ फूला हुआ है, उस पेट में दराती से सीधा, जिसमें दांतदार वाली दराती हो, उसमें सीधा पेट में आपने मारना है, और चमड़ी से फिर मांस के नीचे, फिर वो अंदर जो हजमे वाली जो रूमेन बोलते हैं उसमें चले जाएगा। और उसको दराती को थोड़ा सा घुमा दें, घुमाने से क्या होगा कि गैस निकल जाएगी, एकदम से जोर से धमाके से गैस निकलेगी, और जानवर का पेट एकदम नीचे चला जाएगा, और जानवर को सांस आना शुरू हो जाएगा। और फिर आप क्या करें कि दराती को निकाले नहीं, उसको उसी जगह पे रहने दें, और फिर जब भी संभव हो, जितना जल्दी हो सके, पशु चिकित्सालय में, अस्पताल में जाके अंदर पेट पे टाँके लगते हैं, फिर मांस में लगेंगे, फिर बाहर चमड़ी पे लगेंगे। अब यदि आप दराती को निकाल दोगे तो पेट जैसे ही नीचे चला जाएगा, उसमें से जो पानी, पेट में पानी है या कोई चारे के कण हैं, वो बाहर निकल के और चमड़ी और मांस के और पेट के बीच में से अंदर जाके और अंदर मवाद पैदा कर देंगे, और पेट को साथ जुड़ जाएगा पेट। और बाद में क्या होगा, पेट की सामान्य जो क्रिया नहीं आएगी, और जुड़ने के इधर उधर जुड़ने में इधर उधर जुड़ जाएगा, तो सामान्य क्रिया में दिक्कत आएगी, और अफारे की बार बार समस्या बाद में भी रहने लगेगी। तो ये अक्यूट टिम्पनी का इलाज है। यदि टिम्पनी थोड़ी थोड़ी हो तो घरेलू इलाज है, हिमालयन बत्तीसा है, मीठा सोडा है, हींग 10-20 ग्राम मिला के, और थोड़ा सा सरसों का तेल हर घर में होता ही है, वो चीज़ें मिला के गुड़ में मिला के, और सावधानी रहे कि पेड़ में मिला के दें। नाल देना भी इस अवस्था में दिक्कत रहती है, क्योंकि कई बार आप नाल देते हैं तो वो फेफड़े में चली जाती है, और वो निमोनिया भी हो जाता है। तो ये है अक्यूट टिम्पनी के कारण।
और किस सीजन में होती है, गर्मी के सीजन में या सर्दियों में, रबी के सीजन में क्या खिलाने से होती है। तो ये चीज़ें हमने सावधानी से रखनी चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जानवर की पानी की उपलब्धता अच्छी रहनी चाहिए। उसमें हम नमक का ज़रूर वो करें, और एकदम से नई तूड़ी जो है ना वो अपने चारे में ना मिलाएं, और धीरे धीरे करके कुछ पुरानी और कहीं थोड़ा बहुत कहीं से हरा चारा मिल जाए, या सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें, ताकि उसका सामान्य क्रिया पेट में बनी रहे। अब हमारा मेन मुख्य जो है आज का टॉपिक है, वो बार बार अफारे की समस्या है जानवरों में, और खासकर दुधारू पशुओं में, और खासकर भैंसों में ये समस्या होती है। क्योंकि गाय जो है ना वो तो बड़ा सोच समझ कर बड़ा अच्छा संतुलन से चारा खाती है। यदि उसमें कोई भी लोहे की कोई नुकीली चीज होगी उसके मुंह में आ जाएगी तो वो नहीं निकलेगी, वो निकाल देगी। ये क्रॉस ब्रेड की गाय तो खा लेती हैं, लेकिन बैफलो जो है, भैंस जिसको बोलते हैं, हमारा जो गोल्ड है, हरियाणा का जो प्राइड है, तो उसकी क्या दिक्कत क्या है कि वो वोरेशियस फीडर है, एकदम से ज़्यादा खाती है क्योंकि दुधारू ज़्यादा है। और एक जानवर ऐसा जो 20 किलो दूध रोज़ाना बना दे, इससे बड़ी मशीन और दुनिया में इसे परफेक्ट मशीन कोई नहीं हो सकती कि इतना सा चारा खा के और 20 किलो दूध दे दे। तो ऐसे जानवर को, वैल्यूएबल जानवर को बचाना हमारा मेन मकसद मकसद है। और इसमें अफारे की समस्या, बार बार अफारे की समस्या बहुत सालों से है, और बहुत सालों को हमें लग गया इसको समझने में। पहले हम पुराने ज़माने में हम सुनते थे अपने दादाओं से, भाई ऐसे ऐसे भैंस धीरे धीरे अफारा आया, और धीरे धीरे वो सिकुड़ कर धीरे धीरे 2-3 महीने में मर गई। उसका कोई इलाज किसी डॉक्टर को नहीं मिला, हमने दुनिया भर का इलाज करवाया। लेकिन ये समस्याएं जब हमारी विश्वविद्यालय में, हमारे डिपार्टमेंट में जो आई, आज से 30 साल पहले की मैं बात करूं, तो हमारे विश्वविद्यालय में एक क्रांति थी, और एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज था। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग और वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, उनको समझने में और इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने में बहुत ही मेहनत उन लोगों ने की है। क्योंकि ये समस्या पहले, सबसे पहले डायग्नोज की, और फिर उसको एक्सरे करके कैसे उसको कंफर्म किया, उसको स्टैंडर्डाइज करने में, उसके एक्सरे स्टैंडर्डाइज करने में, उसको एक्सरे मशीनें बाहर से लाने में, कितनी कैपेसिटी की एक्सरे मशीनें लानी हैं, इसमें हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी यूनिवर्सिटी का भी जो है ना बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतना किसान के प्रति हम हमेशा से वचनबद्ध रहे हैं कि किसान के लिए हम प्रतिबद्ध रहें। तो धीरे धीरे टाइम होता गया, डेवलपमेंट होती गई, और हमने डायग्नोज कर लिया कि बार बार अफारे की समस्या वही लोहे की चीज नुकीली खाने से जानवरों में होती है, खासकर भैंसों में। क्योंकि भैंसों में जो चारे वाली नलकी है, जो सीधा मुंह से जाके और पेट में खुलती है, जो ही कोई नुकीली चीज या कोई जो भारी चीज है वो नीचे पेट के एक हिस्से, जिसको हम रेटिकुलम बोलते हैं, उसमें चली जाती है। और रेटिकुलम का जो हिस्सा होता है वो जैसे हनीकॉम्ब, शहद का जो छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे पॉकेट होते हैं और उसके अंदर फिक्स होती है। जब वो हजमे के लिए, जब वो सिकुड़ता है पेट, तो वो छोटी छोटी नुकीली चीजें वो पेट के एक हिस्से को नुकसान करने लग जाती हैं, उसमें छेद करने जाता है, उसके इंजरी करने लग जाती हैं, और उसमें से साथ में बीमारी के कीटाणु, मवाद करने वाले कीटाणु उसमें से निकल के और छाती और पेट के बीच में एक जो पर्दा होता है उस पर लगने लग जाती है, और पर्दे को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। और पर्दा धीरे धीरे कमजोर होके उसके साथ मवाद के पॉकेट बन के और पॉकेट से बन जाते हैं। और जब भी जानवर के पीछे पेट में ज्यादा प्रेशर होता है, या तो गाभण पशु में जब बड़ा बच्चा बड़ा होता है, या जानवर एकदम बैठ जाए या ज्यादा चारा खा के गिर जाए, तो एकदम पेट का प्रेशर ज्यादा होएगा। पेट का प्रेशर ज्यादा होते ही पर्दा पहले ही कमजोर होता है, और ऊपर से धड़ाम से जानवर गिर गया या बच्चे का प्रेशर बढ़ गया, तो पेट का एक हिस्सा जिसको रेटिकुलम कहते हैं वो डायफ्राम में से, पर्दे में से निकल के आगे छाती में चला जाता है। और जो ही वो छाती में चला जाएगा, वो फेफड़े के साथ चिपक जाएगा या दिल के साथ चिपक जाएगा। वो सीधे हाथ की तरफ निकल गया पर्दे में से तो सीधे हाथ की तरफ चिपक जाएगा, और उल्टे हाथ की तरफ छाती में चला गया उल्टे हाथ की चिपक जाएगा। और जानवर का क्या होएगा कि धीरे धीरे उसमें अफारा रहने लग जाएगा, धीरे धीरे खाना पीना कम कर देगा, दूध भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और धीरे धीरे जानवर सिकुड़ने लग जाएगा। थोड़ा बहुत आपको समझ आएगी कि मेरा जानवर थोड़ा सा सुस्त है, खाना पीना कम कर दिया है, आप दवाई भी देंगे हजमा उतारने वाली, या कोई टिक्का इंजेक्शन डॉक्टर को बुला के दवाई भी दिलवा देंगे।
एक बार लगेगा कि जानवर ठीक हो गया, जो ही उसकी पेट की गैस कम हो जाएगी वो एक बार लगेगा वे बिल्कुल ठीक हो गया। फिर जानवर इस हालात के मुताबिक अपने आप को एक एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को बना लेगा। जानवर को पता चल जाएगा कि ज़्यादा चारा खाएगा या ज़्यादा पानी पी लेगा तो तेरे जो पानी है वो छाती में चला जाएगा, वो दिल और फेफड़े पर के जो कार्य है, सामान्य कार्य है, उसको बाधित कर देगा। तो जानवर थोड़ा थोड़ा चारा, थोड़ा थोड़ा पानी पीने लग जाएगा और अडप्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसका इलाज बस यही है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो जानवर को, हम सभी पशुपालक भाइयों को यही अपनी हर वार्ता में यही कहते हैं कि जब भी आपको ये ऐसे लक्षण दिखाई दें, या आपके ज़रूरी नहीं है आपके अड़ोस पड़ोस में भाई बहन कोई रिश्तेदार, जब भी ऐसी कोई लक्षण आपको बताए कि हमारी भैंस में भी इस तरह की समस्या है कि कभी अफारा आ गया, कभी लगता है ठीक होगी और वो ज्ञापन है, या उसके ताज़ा बयाने की हिस्ट्री है और कुछ दिन ठीक रहती है, तो ऐसे लक्षण समझो कि उसमें पेट का पर्दा फट गया है कोई लोहे की नुकीली चीज़ से। तो आप उसका ज़्यादा समय ना बिता के तुरंत हमारे विश्वविद्यालय के जो एक्सपर्ट उनसे आपके मिलें, उनसे टाइम लेके और उनसे इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही हो सकता है। और इसका ऑपरेशन के लिए दो आप टाइम देना पड़ता है। दो ऑपरेशन होते हैं, पहले हम एक्सरे करके कन्फर्म कर लेते हैं, और कई बार एक्सरे मशीन की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वही एक एक्सरे मशीन है, विदेशी मशीनें हैं, कई बार नहीं काम करती, खराब, तो बगैर एक्सरे किए भी हमें पता होता है। हम जांच करके यूं बता देते हैं कि उस स्टेथोस्कोप से या लंग या हार्ट से जांच करके हमें पता चल जाता है कि इसमें पर्दे की बीमारी है। तो बगैर एक्सरे किए भी हम ऑपरेशन करके उस बीमारी को पहले पेट में से सारा चारा निकाल देते हैं। और कोई लोहे की चीज़, हमें पता होता है कि लोहे की चीज़ कहाँ होगी, वो एक ही जगह है, वहाँ से लोहे की चीज़ निकाल देते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरी यही रहती है कि अब मशीन तो काम नहीं कर रही जी, आप बगैर एक्सरे जांच करे ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, तो आप ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? इतना रिस्क की बात नहीं होती, हमारा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। यदि जानवर का पर्दा भी नहीं फटा और उसमें चारे की समस्या है, उसमें हजमे की समस्या है, तो भी पेट का ऑपरेशन करके सफाई करके उसमें दवाइयाँ डाल दें तो भी जानवर ठीक हो जाता है। उसमें ये कोई रिस्की ऑपरेशन नहीं है, ज़्यादा खर्चीला भी ऑपरेशन नहीं है। इसमें ज़्यादातर दवाइयाँ जो इस बड़े बड़े ऑपरेशन की हैं, हम खुद अपने उस बजट से देते हैं, किसान भाई से बहुत थोड़ी सी दवाई को जो है वो मंगवाते हैं। बाकी जितना भी फ्लूइड है, टाँके हैं, बेहोशी की दवाई है, सब हमारे हॉस्पिटल से ही देते हैं। तो पहले पेट का ऑपरेशन करा के फिर उसमें से नुकीली चीज़ निकाल के फिर अगले दिन उसको तैयार करते हैं, ग्लूकोज दे के, दवाइयाँ दे के, दर्द वाली दवाइयाँ दे के, उसका खून की जाँच करके हम देख लेते हैं कि भई ये ऑपरेशन के लायक नहीं है, लायक है या बर्दाश्त ऑपरेशन को कर लेगी, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन करते हैं जो जो थोड़ा-सा रिस्की रहता है, उसमें ऑक्सीजन के द्वारा हम छाती को खोल के, छाती को या पेट को खोल के, जो भी उसका उल्टा, जानवर को उल्टा करके, वो बहुत सारी टेक्निक हैं जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने स्टैंडर्डाइज़ की हैं। एनेस्थीसिया बिल्कुल बेहोश करके जानवरों को, पहले ज़माने में इतनी बेहोशी की दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आजकल बहुत ही सेफ बेहोशी की दवाइयाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें ये स्टैंडर्डाइज़ होगी बिल्कुल ठीक-ठाक, इसमें कोई भी यदि जानवर में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये ऑपरेशन बहुत ही सफल ऑपरेशन है। पहले इनमें कामयाबी ऑपरेशन में कम होती थी क्योंकि लोग बहुत ही लेट लेके आते थे। लेकिन अब हमारी जो है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, जो जो साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं, वो लगातार इन्हीं चीज़ों का प्रचार करते हैं कि भाई जानवर को तुरंत आप लेके जाओ, और तुरंत यदि लेके जाओगे तो इस ऑपरेशन में बचने के 95% चांसेस होते हैं। इसमें हम जानवर को उल्टा करके और उसका ऑपरेशन पेट खोल के उसमें फिर पर्दे में से सारा जो पेट छाती में चला गया पेट का एक हिस्सा, उसको वापस जाके फिर पर्दे की सिलाई करते हैं। फिर सारा मांस और पेट की सिलाई करके और जानवर को ठीक-ठाक कर देते हैं बिल्कुल। इसमें बहुत सारे किसान भाइयों 1-2% अभी भी हम देखते हैं कि एक ऑपरेशन करवा के जैसे पेट का ऑपरेशन करवा लिया और उसमें कोई नुकीली चीज़ वो हम निकाल देते हैं, चारा भी निकाल देते हैं। फिर किसान भाई को लगता है कि अगला ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों रुकूँ 1-2 दिन? शायद डॉक्टर कोई तजुर्बा करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो हम, क्योंकि हम बताते हैं अपनी रिसर्च के लिए भी, हम 2-3 दिन ब्लड सैंपल भी लेते हैं उनके, जब किसान भाई को ऐसे लगता है कि इनका तो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट है, और ऐसे किसान फिर हमें बगैर बताए बगैर नोटिस किए जानवर को अपने हॉस्पिटल से ले जाते हैं, और 2 महीने बाद फिर वही समस्या हो जाती है, फिर वो आके रिपोर्ट करते हैं, फिर बताते भी नहीं कि ये पहले ऑपरेशन किया था, वो कोई कोई पहचान ले हमारा कर्मचारी, तब बताते हैं कि ये तो बहुत पहले भी आया था। फिर हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं उसमें निशान भी है पेट का, फिर उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इस बीमारी का इलाज दोनों ऑपरेशन यदि कराने हैं तभी संभव है, तभी वैल्यूएबल जानवर है। और ज़्यादातर ये बीमारी की खासियत ये है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के जानवर में ये बीमारी ज़्यादा होती है। जो बहुत ज़्यादा दुधारू पशु होता है उसमें ही जानवर में ये बीमारी होती है, और इसलिए सरकार ने ये काफ़ी इसके ऊपर ध्यान और बजट भी दिया, और हमारे साइंटिस्टों को हरिओम अवार्ड भी इसके ऊपर मिला जो इसकी टेक्निक हमने निकाली। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं करते, वो जानवरों को दूसरे पर्पस के लिए करते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन तो ये हमारी हिंदू मान्यता लगा लो, चाहे हमारे अपने देश की इकोनॉमी या हमारे हरियाणा की बैफलो की इकोनॉमी है, जो इतना इतना ऑपरेशन का खर्चा सरकार करती है, यूनिवर्सिटी अपने आप लेती है, और किसान भाई को थोड़े से खर्चे में बढ़िया उसका जानवर का इलाज करके हम ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें किसान भाइयों की बहुत सारी क्वेरीज भी हैं, और उन क्वेरीज का जो जो जिनके सवाल हैं, प्रश्न हैं, हम आप पूरी तरह से आगे कोशिश करेंगे कि हर किसान भाई की समस्या को सोल्व करेंगे। और आगे वाले टाइम में भी जैसे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की वो प्लानिंग होगी, तो हर सप्ताह आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी, और दुनिया में देश विदेश में जितने भी रिसर्च हैं जानवरों से संबंधित, आपकी आय बढ़ाने के लिए, आपके जानवर का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, और आपके चारे की बढ़िया गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, और चारा और दूध की एफिशिएंसी बढ़िया करने के लिए ये समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। कोई और क्वेरीज वगैरह हैं तो अलग देंगे। देवेंद्र, आपका म्यूट है माइक, हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सी अच्छी चीजें आप लोगों ने बताई। अफारे के साथ साथ आपने बताया कि लोहा खाने में क्या क्या परिस्थितियां होती हैं और लोहा खाने की स्थिति में पशुपालकों को क्या करना चाहिए। इमरजेंसी में पशुपालक कैसे घर पे रहते हुए इसका सरसों, हींग, हरड़, जौ वगैरह हाजमे की चीजें दे के, और अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो कैसे दराती को गर्म करके और पशु चिकित्सक की मदद से वो इमरजेंसी में अफारे से निजात पा सकता है। डॉक्टर साहब ने जैसे आप लोगों को बताया कि लोहा खाने की स्थिति जैसे 3 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो पेट में रखा हो, अगर लोहा उसके पेट में है वो दिक्कत करेगा। जब पशु आगे का होता है, एडवांस प्रेगनेंसी में होता है, या तभी ब्याया हुआ होता है, तो ये एक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था डॉक्टर साहब ने बताई कि पेट को पार करके छाती वाले पर्दे को पार जब कर जाता है, तो वो लोहा खाने की एक अवस्था होती है। उस अवस्था में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2 ऑपरेशन पशुपालकों के होते हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों ऑपरेशन एक दिन छोड़ के एक दिन होते हैं। तो पशुपालकों से अनुमोदन है कि कई बार डॉक्टर साहब ने भी कहा एक ऑपरेशन करवा के पशुपालक अपना निर्णय थोड़ा सा बदल देते हैं, तो 2 ऑपरेशन करवाएं, सभी से ये बताई है। तीसरी जो अवस्था होती है लोहा इत्यादि खाने की, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये लोहा छाती वाला पर्दा पार करके भी दिल की अवस्था में चला जाता है। तो एक चीज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि लोहे की ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनमें पशुपालक किन किन परिस्थितियों में, क्योंकि हमें देखने को मिला है कई परिस्थितियों में पशुपालक अगर 100-150 किलोमीटर अगर अपना पशु लेके आता है, तो वहां हम बताते हैं कि इस ऑपरेशन से कई बार या ले जाने से, ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाती है। किस अवस्था में पशुपालक लेके आए, किस अवस्था में ना लेके आए। और एक्सरे के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, ये हमारे पशुपालकों का एक बहुत आम सवाल रहता है कि किस अवस्था में एक्सरे पॉसिबल है और कब वो लेके ना आए, कब वो अपने लोकल वेटनेरियन से सलाह ले। डॉक्टर बिस्ला। ज़्यादातर समस्या तो इसमें गाभिन पशुओं की होती है। तो गाभिन पशुओं में हम इस ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि भाई 8 महीने से पहले पहले यदि गाभिन पशु है
तो उसका ऑपरेशन हम सफलतापूर्वक बड़ी सावधानी से कर लेते हैं एनेस्थीसिया मैनेज करके। और यदि ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में है, 8 साढ़े 8 महीने का है, तो उस अवस्था में ऑपरेशन करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, एक्सरे करना भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो 1-2 महीना जानवर हम फार्मर को यही एडवाइज करते हैं कि वो पशु को ना लाके हमें सीधे मिल लें, हम उनको थोड़ा सा तरीका समझाएंगे। और भाई आप थोड़ा सा अफारा उतारने की जो ही अफारा की समस्या हो जाए तो अफारा उतारने की दवाइयाँ दो, थोड़ा थोड़ा चारा, थोड़ा थोड़ा पानी, और कुछ ऐसा चारा जिससे ज़्यादा गैस ना बने, और थोड़ा सा सरसों का तेल या उसका तारपीन का तेल या हींग वगैरह ये मिला के थोड़ा थोड़ा हजमे का थोड़ा थोड़ा दे के आप 1-2 महीने निकाल सकते हैं, ताकि जानवर एक ब्याने के बाद फिर वो एक ऐसे कंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाता है, ब्याने के बाद उसका ऑपरेशन ठीक से हो जाता है। तो इसमें ये है कि जो हर्निया की प्रॉब्लम है उस जानवर के लिए, कई जानवर में क्या होता है कि आगे पेट के आगे दोनों पैरों के बीच में ना सोज, उस अवस्था में क्या होता है कि हर्निया तो नहीं होता, लेकिन वो हार्ट के चारों तरफ जो एक लेयर होती है उसमें मवाद बन जाती है, कोई लोहे की चीज क्या होती है कि हार्ट के बाहर चली जाती है, और वहाँ इतनी मवाद बन जाती है कि वो हार्ट को अपना पूरा काम नहीं करने देती, और जानवर के आगे वाले पैरों में, जिसको बिस्किट एडिमा बोलते हैं, सोजिश आने लग जाती है। उस जानवर का भी बहुत सारा इलाज बहुत संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसमें ना एक मोटी नलकी लगा कर उसमें ट्यूब फिट कर देते हैं, और वो मवाद हार्ट के बाहर वाली झिल्ली में, हार्ट और हार्ट के बाहर वाली जो सतह होती है उसके बीच में, और मवाद हम उसके नलकी से निकाल देते हैं और उसमें दवाई भी डाल देते हैं। तो कोई लोग चीज तो हो जो दम खा के या उस मोटी नलकी में से निकल जाए, वो जानवर की किस्मत या उस किसान भाई की किस्मत होती है। उसका परफेक्ट 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 20-30% जानवर वो रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे जानवरों में ऐसे आप पहले सलाह करके डॉक्टर से मिल के आप तभी लेके आएं। और एक्सरे की ऐसे जानवरों में जिद ना करें, क्योंकि एक्सरे के लिए जो ही गिराते हैं जानवर कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हार्ट के चारों तरफ उसमें मवाद बनी है, हार्ट पहले ही काम नहीं करता, और ऊपर से एकदम से गिराएंगे तो वो ब्रस्ट भी हो जाता है और सडनली जानवर कोलैप्स भी हो जाता है। तो दोनों अवस्थाओं में 8 महीने से प्रेग्नेंट ज़्यादा हो, बाद में प्रेगनेंसी 8 महीने से ज़्यादा हो, तो भी आप जानवर को सीधा ट्रांसपोर्ट ना करें, पहले मिलें डॉक्टर से। और जब ब्रिस्केट एडिमा हो तो भी आप एकदम से ना लेके आएं, और पहले डॉक्टर से मिलें, उससे बातचीत करें। हमारी टेलीफोन लाइनें भी हैं और वो उस पर भी आपको सलाह दे सकते हैं। तो ये दो अवस्थाएं हैं, इनमें आप डॉक्टर से सलाह करके आप फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस अवस्था में आपको अगर छाती दोनों अगले पैरों के बीच में अगर छाती के बीच में सोजिश है, तो आप लोग पहले पशु चिकित्सक और वेटनरी यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे एक बार सलाह करें, उसके बाद ही पशु को लेके आएं, क्योंकि पशु को लाने ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है पशुपालक के लिए, इसलिए ध्यान रखें। एक चीज़ और बहुत डॉक्टर साहब ने अच्छी बताई, कई बार हमने देखा है हमारी क्लिनिक्स में पशुपालक जिद करता है कि एक्सरे तो कर दो, एक्सरे कर दो। एक्सरे इलाज नहीं है, एक्सरे एक जांच का तरीका है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किन-किन अवस्थाओं में एक्सरे पॉसिबल नहीं हो पाता। जब पशु ज़्यादा आगे का होता है, 7, साढ़े 7 या 8 महीने का होता है, तब आपको डॉक्टर सलाह देता है, इस अवस्था में एक्सरे नहीं हो सकता। तो एक और क्वेरी आई है हमारे डॉक्टर विनोद जैन ने कहा है कि इसकी प्रोग्नोसिस जो इसके इलाज के बाद जो संभावनाएँ होती हैं, वो डॉक्टर बिस्ला बताएं, और इसके समाधान कुछ बचाव के लिए कुछ तरीके बताएं कि पशु कम से कम लोहा खाने के चांसेस रहें। डॉक्टर हाँ बिस्ला से रिक्वेस्ट है, हाँ प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। हाँ, डॉक्टर जैन का बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये पशुपालकों के लिए भी बहुत बढ़िया जानकारी है। इसके बचाव का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि एक ट्रायल हमने लगाया भी था कि जानवरों को ना एक लोहे वो चुंबक, जो गोल चुंबक होता है, वो जानवरों को खिला के रखते हैं। वो कुछ जो ऑर्गेनाइज फार्म है उनमें ये प्रैक्टिस भी है, और हमने भी अपने यहाँ एक जानवर को 1 साल तक हमने एक लोहे का एक चुंबक खिला के रखा, लेकिन उसको हमने कोई नुकीली चीज फीड तो नहीं की, लेकिन उसमें इस तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। तो वो लोहे की कोई चुंबक आप खिला सकते हैं जानवर को, और ऑर्गेनाइज फार्म में भी दे देते हैं।
और उसमें क्या होता है भी जो भी कोई नुकीली चीज़ होगी वो रेटिकुलम में उस चुंबक के साथ चिपक के ना और उसको इधर उधर मूव नहीं करने देगी और धीरे धीरे लोहे की चीज़ जंग खा के वो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सबसे बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप हर जानवर को, जो वैल्यूएबल जानवर हो, उसमें आप एक छोटा सा चुंबक, ब्लंट चुंबक, जो गोल्ड वाला चुंबक आता है, उसका कोई नुकसान नहीं है जानवर का पेट में। जो ब्लंट लोहे की चीज़ें पेट में पड़ी रहती है उनका कोई नुकसान नहीं है। उसका ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि वो नुकीली चीज़ों को इधर उधर नहीं होने देगा। जब नुकीली चीज़ अंदर पर्दे में चली जाएगी, कई बार नुकीली चीज़ ना कोहनी के साथ से निकल जाती है, वो मवाद होके निकल जाती है, तो उस अवस्था में जानवर बच भी जाता है कि आगे हार्ट में ना जाए या छाती में ना जाए। तो वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। दूसरा, इसकी ऑपरेशन के बाद की संभावनाएं, तो ऑपरेशन के बाद की संभावना, यदि ज़्यादा फ्रेश केस है और केस है, विदिन ए मंथ यदि ऑपरेशन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत समस्या तभी होती है जब जानवर का पेट अंदर रेटिकुलम गया तो उसके वो फेफड़े के साथ जुड़ गया, वो डायफ्राम के साथ, पर्दे के साथ जुड़ गया या हार्ट के साथ जुड़ गया, फिर उसको तोड़ तोड़ के वो एडिशन तोड़ के हम वापस लाते हैं, तो उसमें छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ज़्यादा एडिशन हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशन जमींदार भाई खुद ही कर देते हैं। भाई जब भी अफारा होता है ना, तो वो पेट में सुई मार के उसमें तारपीन का तेल या कोई ना कोई चीज़ ऐसे अफारा उतारने के लिए पेट में डाल देते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सुई मारते हैं गैस निकलती है, तब तो वो गैस सुई का मुंह पेट के अंदर होता है, और जो ही आप दवाई दुई उसमें डालने लगोगे ना, छोटी सुई थी, तब फिर पेट की मूवमेंट आ जाएगी। जो दवाई डालोगे वो पेट और मांस के बीच में चली जाएगी और वो वहाँ पे इतने सीवियर एडिशन हो जाते हैं और उसमें मवाद हो जाती है और पेट, सारा पेट ना उसके दूसरी परत के साथ जुड़ जाता है। जो दवाई हम डालना चाहते हैं पेट में, वो पेट में ना डल के पेट से बाहर रह जाती है, या उसका कोई छोटा सा भी कण बाहर रह जाएगा तो भी एडिशन हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल एडिशन। ये इस तरह की समस्याएं यदि हो जाएं, तो उसमें जानवर को दोबारा उसी अवस्था में लाना या उसको बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदर अदरवाइज तो यदि जानवर अर्ली आ जाए और ठीक टाइम पे ऑपरेशन हो जाए और उसकी अवस्था, हालत भी ठीक है, ठीक ब्लड के पैरामीटर भी ठीक हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और जानवर जो ऐसे वैल्यूएबल एनिमल हैं, वो उसको बचाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे हम लोहे आदि पदार्थ को पशुओं को खाने से बचा सकते हैं। एक शुरुआत में डॉक्टर साहब ने बात बताई थी कि गाय और भैंस में थोड़ा सा खाने में, चरने में फर्क है। ये केसेस भैंसों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और भैंसों को विशेषकर डॉक्टर साहब ने एक चीज भी बताई कि लोहे का चुंबक जो है पशु चिकित्सक के सलाह से आप लोग उसको खिला सकते हैं, जो लोहे को रोक लेगा। दूसरी एक सामान्य सी बात मैं एक जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब की बात में कि आमतौर पर ये देखा गया है जी, लोहे के टुकड़े आते हैं वो हमारे तूड़े से ज्यादा आते हैं। तो तूड़ा हमेशा एक आदत बनाए कि हमेशा छाल के और मोटा मोटा सा एक बार छान के अपने पशुओं को डाले। और तूड़े वाले जो कमरे में आप ये छोटे से नट बोल्ट सुई इत्यादि इनको दूर रखें, अपने स्टोर से सारी चीजें आप दूर दूर रखें। और जैसा कि इलाज के बारे में, संभावनाओं के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि संभावनाएं अच्छी होती हैं बशर्ते आप टाइमली उनका इलाज करवा लें। तो ये इलाज अगर टाइमली हो जाएगा तो संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन पशुपालक कई बार अपने नहीं समय पे ध्यान नहीं देता। एक और सवाल आया है हमारा प्रवीण जी का कि ऑपरेशन के जस्ट बाद पशुओं को क्या खाना खिलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो। एक बार डॉक्टर मिश्रा से जानना चाहेंगे, ऑपरेशन के जस्ट बाद क्या खाना खिलाना चाहिए। ऑपरेशन के जस्ट बाद तो धीरे धीरे जो हल्का सा, पहले तो लिक्विड डाइट ही देते हैं, अभी फिर थोड़ा थोड़ा हल्का चारा ना, ग्रीन फॉडर थोड़ा थोड़ा, जैसे बरसीन का सीजन है तो थोड़ी थोड़ी बरसीन, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपने चारा बढ़ाना है। ज़्यादातर समस्या क्या होती है कि हम ऑपरेशन करके 1 घंटे बाद दोबारा जानवर को देखने जाते हैं, और आजकल एनेस्थीसिया इतने बढ़िया है कि जानवर ऑपरेशन के घंटे बाद खड़ा हो जाता है। 2 घंटे बाद जब जाके देखते हैं तो फार्मर उसको अपनी गाड़ी में चढ़ा के और वो देखते हैं कि वो तो आधे रास्ते चला गया, फ़ोन करके देखते हैं। तो इतना बड़ा ऑपरेशन है, किसान भाई को जब भी इस ऑपरेशन के लिए लाएँ ना, तो वो एक दिमाग में बना के लेके आएँ कि हमने 1 या 2 दिन वहाँ रखना है।
तो मैंने करनाल में तो इस तरह की सुविधा कर रखी है कि हरे चारे की उपलब्धता हर पूरा साल हमने थोड़ा सा एक एरिया फोडर का जो किसान भाइयों के लिए फोडर के लिए यूनिवर्सिटी ने एचएयू ने हमें दे रखा है कि उसमें हम कहते हैं फार्मर को अभी इसमें से आप ग्रीन फोडर निकालो, उसमें हम बरसीन भी लगा देते हैं, उसमें दूसरे सीजनल फोडर भी है। अभी अब इसको थोड़ा बहुत फोडर फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाई खुद ही काट के लाता है, वो धोखा भी लगा रहा है, उसमें काट के खुद भी दे देता है, चाहे आप 2 दिन 10 दिन रख सकते हैं जानवर को। तो एकदम से इतनी हाबड़ ताबड़ ना मचाए कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही कहने लग जाता है किसान भाई कि अब कब ले जाऊं जी। क्योंकि ज़्यादा समस्या किसान को क्या होती है, आजकल सभी किसान है भी उनके रहने की समस्या बड़ी भारी है। अभी कंफर्टेबल रहने की समस्या नहीं है, अब हमारे एचयू में भी नहीं है, करनाल में भी नहीं है, किसानों के लिए अच्छी बढ़िया सुविधा नहीं है कि मच्छरों की दिक्कत है उनको, उसकी मैस की भी दिक्कत है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डायरेक्टरेट से, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन से, क्योंकि मेन काम तो यही है कि डॉक्टर या डॉक्टर रमेश इन चीज़ों को समझते हैं। हम किसानों से जुड़े हैं, रोज़ किसानों से मिलते हैं, रोज़ाना 50-100 किसान हमें मिलके बताते हैं कि हमारी ये मोटी समस्या है जी, हम रख 10 दिन जानवर, लेकिन जानवर को बांध दिया, लेकिन हम कहाँ रहे, दूर दूर से यमुनानगर से यूपी से कहीं कहीं दूर दूर से लेके आते हैं, तो उनकी समस्या भी यही है। अभी किसी रिश्तेदार के पास कितनी देर तक रुके। तो इस बारे में यूनिवर्सिटी ने पहले सबसे पहले हॉस्पिटल की सुविधा देने से भी पहले किसान को रुकने की समस्या जरूर है। कई बहुत सारी लेडीज फार्मर आती हैं हमारे पास, अब लेडीज फार्मर के लिए रुकने की एक अजीब सी समस्या हो जाती है। अभी लेडी फार्मर के एक प्रोटेक्शन भी चाहिए उनको, और फिर उसको रुकने के लिए भी समस्या। अब ये हमारे पास बड़ी भारी दिक्कत है, हिसार में भी ये बड़ी भारी दिक्कत है कि फार्मर को रुकने के लिए नहीं है, और बार बार सीएम विंडो पे भी ये शिकायत लगाते हैं किसान भाई। अभी जानवर तो ले जाएं, और ऑफ टाइमिंग में हॉस्पिटल यदि बंद, आप सुविधा हमें दे दी है अभी 24 आवर, कोई भी आएगा तो हमारे डॉक्टर जरूर अटेंड करेंगे, लेकिन समस्या वही, अटेंड तो कर लेंगे लेकिन जमींदार भाई को कहाँ रोकें, कहाँ उसका खाने का प्रबंध करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे ज़रूर ध्यान दें, और हमारे आने वाले किसान भाई, हर किसान भाई आजकल वैल्यूएबल है, और हमें और किसान की कीमत भी समझनी चाहिए कि आज की इकोनॉमी में किसान का, और खासकर पशुपालक का, और खासकर भैंस का जो पालक है, वो हरियाणा की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान है। वो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, वो बाहर सीमन भी एक्सपोर्ट करता है, वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है। और आजकल आगे आने वाले टाइम में जो गाय का ऊपर हमारा एम्फेसिस है कि मेडिकेटेड मिल्क की जो आगे अभी डायबिटिक मिल्क जो सप्लाई कर रहा है डायबिटिक पेशेंट के लिए, या डेंगू के पेशेंट के लिए मिल्क है, इस तरह का कंसेप्ट भी आगे आने वाले टाइम में हम यूनिवर्सिटी में चाहेंगे कि कुछ साइंटिस्ट इस पे काम करें। और ये मेरी थोड़ी सी डायरेक्टरेट से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब हमारा ज़रूर ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस प्रोग्राम का एक जो हमारा लक्ष्य है वो यही है, किसानों और वैज्ञानिकों और यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक संवाद स्थापित करना, और उसमें एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने सुझाव भी दिया है। आशा है हम इसको ऊपर भी रख पाएंगे, और हमारे निदेशक विस्तार शिक्षा से ये रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि जो फार्मर क्लिनिक्स आते हैं उनके स्टे का और रुकने का एक वाजिब और अच्छा इंतजाम होना चाहिए, और उनमें लेडीज का भी एक अलग से इंतजाम होना चाहिए। हिसार में और करनाल में ये 2-3 सेंटर जितने भी यूनिवर्सिटी के हैं, एक डॉक्टर साहब ने अच्छा सुझाव दिया है। आशा है हम इसको आगे रखेंगे और इसका जल्दी डॉक्टर साहब के पास समाधान भी लेके आएंगे। एक सवाल और आया है कि हम घर पे रहते हुए कैसे आफ्टर ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद हम घर पर क्या क्या सावधानियां रखें ताकि पशु को और इन्फेक्शन ना हो, विशेषकर इस मौसम में जब मक्खी मच्छर भी ज्यादा होते हैं। डॉक्टर बिस्ला से रिक्वेस्ट है, आफ्टर ऑपरेशन प्रिकॉशंस की, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का तो हमें एक तो हम टेलीफोन नंबर देते हैं डायरेक्ट साइंटिस्ट का भी, कोई भी किसी भी टाइम आप सलाह ले सकते हैं, और हमारा वो जो साइंटिस्ट का नंबर होता है वो जो अटेंड करता है उसका कॉन्टेक्ट सीधा रहता है, और सीधे हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, सावधानी, जितना ऑपरेशन की साइट को साफ सुथरा रखेंगे और उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखेंगे उतना ही बढ़िया है। और बैठने के नीचे बेडिंग का जो है ना, उतना ही आप नीचे गीला ना होने दें, फर्श साफ करें, और नीचे रेत हो या भूस थोड़ा सा ऐसा डाल दें, वो सबसे बढ़िया कंफर्टेबल है। आजकल तो ये गद्दे का कंसेप्ट है
ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि उसको साफ तो रख सकते हैं, लेकिन बैठने उठने टाइम में तो थोड़ा सा नी की प्रॉब्लम भी आ जाती है और थनों की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपने जख्म को साफ सुथरा रखें और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जो से एंटीबायोटिक या पेन किलर या बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन जो रूटीन में है वो आप लगवा सकते हैं चिकित्सक से। और जब भी कोई आपको छोटी मोटी दिक्कत लगे और वो आप तुरंत हमारे सलाह कर सकते हैं। और आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें थोड़ा सा नमक या कोई थोड़ा सा एनर्जी के सप्लीमेंट जैसे यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है और कुछ सारे सप्लीमेंट आते हैं वो आप दे सकते हैं। और चारा भी थोड़ा थोड़ा करके महीने भर तक आपने थोड़ा थोड़ा संभाल करके रखनी पड़ेगी जानवर की। जब रूटीन में वो फिशिज पास करने लग जाएगा और रूटीन में कुछ दिन तक थोड़ी सी अफारे की समस्या भी रहती है, क्योंकि ऑपरेट करते हैं तो सारे फंक्शन नॉर्मल होने में और सारे जो हमारा हजमे का जो सिस्टम है वो नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे 1 महीने तक आप ज़्यादा ऐसे, क्योंकि ज़्यादा फार्मर उतावले हो जाते हैं बीच में तो वही समस्या ठीक नहीं हुई फिर होगी जी वही समस्या है, ऐसे इसमें टाइम लगता है धीरे धीरे। तो आप महीने तक आप ये चीज़ें सावधानी रखें, थोड़ा चारा थोड़ा पानी उसमें साल्ट मिनरल मिक्सचर और थोड़ा सा एनर्जी सप्लीमेंट हमारे पास एनर्जी के लिए ज़्यादातर गुड़ ही होता है, तो थोड़ा बहुत गुड़ मिला सकते हैं। ज़्यादा ऐसा ना करें अभी एकदम से जानवर को हमने बहुत एनर्जी देनी है, ज़्यादा गुड़ खिला दिया उसमें और समस्या कीटोसिस की हो जाती है। ज़्यादा कई फार्मर घी खिला देते हैं तो उनमें भी दिक्कत हो जाती है। जो लिमिटेड चीज़ें हैं और वो हमारे न्यूट्रिशन वाले साइंटिस्ट भी बताते रहते हैं भी ये चीज़ें कैसे जो इजीली हजम होने वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनको भी फॉलो करें। कुछ हम समझाते भी हैं, अभी आपने चारा पानी धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। हाँ जी डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे आपने सुपाच्य भोजन आसानी से हजम होने वाला भोजन आपने पशुओं को ऑपरेशन के जस्ट बाद खिलाना है। और मेन आपने घाव को सूखा रखना है और मक्खी मच्छरों से फ्री रखना है और साफ रखना है। ये चीजें आपने करनी है। एक सवाल आया है हमारा खाने पीने से संबंधित है। डॉक्टर धर्मवीर से मैं जानना चाहूंगा कच्चा अनाज खाने से ज्यादा दिक्कत होती है क्या? एक हमारे पशुपालक ने पूछा है कच्चा अनाज खाने से ज्यादा फारे की समस्या होती है डॉक्टर धर्मवीर। बिल्कुल। हाँ जी सर। ये ज्यादा कच्चा अनाज पशु खा जाता है जिसकी मात्रा जो है कई बार जो है खुला मिल जाता है और पशु जो है चर जाता है उसको तभी समस्या होती है। जो हम देते हैं अनाज जो लिमिट बताते हैं कि भाई दाना जो मात्रा देनी चाहिए उसमें वहां तक तो दिक्कत नहीं है। इसमें अफारे से ज़्यादा जो दिक्कत है इसमें जो एसिडोसिस जो है उसमें जो है उसकी ज़्यादा रहती है कि उसमें अमल जो बन जाता है उससे ज़्यादा समस्या आती है। तो जैसे ही पशु का ये पता लगे कि भाई इसने जो है ज़्यादा अनाज खा लिया है कच्चा, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे, चिकित्सीय सलाह लेंगे। तो उससे फिर जो है किसान को इसका फायदा रहेगा और उसको लंबा समय हो जाएगा तो उतनी ही दिक्कत उसकी बढ़ती जाएगी। हाँ जी डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं। एक सवाल की जगह हम सुझाव कहेंगे। डॉक्टर विनोद जैन का एक सुझाव आया है कि एक लोहे आदि चीजें खाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण डॉक्टर साहब ने बताया है पाइका जिसको हम कहते हैं मिट्टी या अखाद्य पदार्थ खाना एक फॉरेन बॉडी या लोहा आदि पदार्थ खाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसके बारे में भी बताया जाए। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा मेरे पशुपालक भाइयों को जो खाने से हटकर चीजें पशुएं खाता है, चाहे मिट्टी खाना हुआ, कपड़ा खाना हुआ, लकड़ी खाना हुआ, इन सारी चीजों को हम अखाद्य पदार्थ बताते हैं और उनको खाना पाइका बीमारी होती है अखाद्य पदार्थ का। और उनके सारे सारे कई बार पशु लोहा इत्यादि भी खा जाता है या चाट जाता है। तो इसके बचाव के लिए पाइका बीमारी के बचाव के लिए आपने पशुओं की रेगुलर डीवर्मिंग, पेट में कीड़े मारने की दवा रेगुलर देनी है, खनिज मिश्रण देना है और छोटे पशुओं में विशेषकर आयरन का कोई भी सप्लीमेंट खनिज मिश्रण के साथ आप दे सकते हैं जिनसे इनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई बार हमने ये देखा भी है कि ये दोनों तीनों चीजें करने के बाद भी पशुपालक मिनरल मिक्सचर भी दे रहा है, पेट में कीड़े मारने की दवा भी दे रहा है, फिर भी वो कहता है कि हमारा छोटा जो पशु है वो फिर भी मिट्टी खा रहा है। तो इस अवस्था में पशुपालक को चाहिए कि कुछ कुछ टाइम पर उसको धीरे धीरे छिक्की की आदत डाले। कई बार पशुओं की आदत बन जाती है मिट्टी खाना। तो इन सारी चीजों के साथ आप चिक्की भी डाल सकते हैं और इन चीजों का उपाय आप कर सकते हैं।
एक चीज और अभी एक पशुपालक ने पूछी है। अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट होंगी उन्हीं में एक ये सारे केसेस आ जाते हैं हमारे पास। पशु छोटे बच्चों में, छोटे नर पशुओं में पथरी की समस्या बहुत आती है। पथरी की वजह से पेशाब रुकना कई बार हमारे पास आते हैं जी, 3 दिन हो गया कटड़े ने पेशाब नहीं किया है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या क्या करें? विशेषकर ये जींद और महेंद्रगढ़ साइड में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। पथरी से बचाव के लिए डॉक्टर बिस्ला से जानना चाहेंगे क्या क्या इसके पेशाब रुकने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्या कैसे हम इसका बचाव करें? पेशाब रुकने का महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि भी ज़्यादा कंसंट्रेट राशन और पानी की कमी और ज़्यादा मैनेज ना कर पाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक स्टेज होती है, अभी जो 3-4 महीने के कटड़े हैं और वो सर्दी का मौसम भी, और 3-4 महीने भी उसी टाइम में उनको पानी भी कम मिले और ज़्यादा कंसंट्रेट राशन से फिर ये कई तरह के क्रिस्टल, स्ट्रेट क्रिस्टल और कुछ एरिया की प्रॉब्लम है, वो इस तरह के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। तो जब भी फार्मर को ये नोटिस करना चाहिए कि जब भी उनका कटड़ा या छोटा कटड़ा है, उसमें यदि पेशाब की समस्या है, ज़ोर लगा रहा है, तो तुरंत तुरंत वो उसके पेशाब का जो रास्ता है उसकी सिकाई करके मालिश के उसमें जो है सैंडी टाइप के वो बन जाते हैं, वो तो टूट जाते हैं, सैंडी टाइप होते हैं, मसाज करने से या उसको गर्म पानी से सिकाई करने से निकल जाते हैं। एक स्टूएट टाइप के क्रिस्टल हैं जो दानेदार बन जाते हैं, हार्ड क्रिस्टल हैं, उनके बचाव का तो पोटेशियम नोसादर वगैरह एडवाइज करते हैं और उसके बढ़िया रिजल्ट हैं। आप एक 10 5 5-6 ग्राम उसमें ऐड डाल सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और ये कलमी सोरा और नोसादर जिसको बोलते हैं ना, वो 5-5 4-4 ग्राम हफ्ते में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और ज़्यादातर हेल्दी जो काफ हैं, जो कंसंट्रेट राशन ज़्यादा खिलाते हैं, वो भैंस के साथ ही लगा देते हैं उसको जल्दी बुल बनाने के लिए। तो ऐसे उनमें इतना कंसंट्रेट राशन यदि दो तो आप उसमें सावधानी रखो, उसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा या नूसादर या कलमी सोडा थोड़ा-थोड़ा ज़रूर दो। और कोशिश ये है कि पानी की उपलब्धता भी रहे और जानवर को ध्यान भी रखें भी वो पानी ज़रूर पी रहा है, और नोटिस रोज़ाना करें, अभी उसमें पेशाब कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या ज़ोर लगा रहा है, इतना ही नोटिस कर लें कि ज़ोर लगाता है। कई बार फार्मर लेके आते हैं अभी ये गोबर करने के लिए ज़ोर लगा रहा है, लेकिन असली समस्या पेशाब की है। जब पेशाब रुक जाता है, पेशाब की थैली और ज़ोर लगाता है, उसका मुँह नीचे मुड़ जाता है थैली का, जो पेशाब निकलता नहीं है और फार्मर रिपोर्ट करता है कि ये गोबर नहीं कर रहा। और डिहाइड्रेशन होके पेशाब रुक गया तो डिहाइड्रेशन होके और उसमें कब्ज़ भी हो जाती है, तो दोनों समस्याएँ हो जाती हैं, साथ में गोबर की भी और साथ में पेशाब की भी। तो फिर दोनों चीज़ों का इलाज करना पड़ता है। ये हम नोटिस कर लेते हैं, हमारे पास जब भी लेके आते हैं, तो जब भी इस तरह की समस्याएँ हैं और ट्रेंड भी हम जो पशु चिकित्सक हैं, उसके बारे में भी हम जो हमारे पास सलाह लेके आते हैं पशु चिकित्सक, तो अर्ली स्टेज पे उनको रेट्रोग्रेड वो जो है कैथेटर डाल के और वो छोटे जो सैंड वाले जो है ना स्टोन, सैंडी स्टोन को उनको ब्रेक करके उनमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ब्रेक कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। यदि ये स्टूए टाइप क्रिस्टल हैं, यदि हार्ड क्रिस्टल बन गए हैं, फिर तो ऑपरेट ही करना पड़ता है। और नहीं तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा ये चीज़ें कलमी सोरा, नोसादर ये आप दे सकते हैं ताकि स्टोन बने ही ना। हाँ जी डॉक्टर साहब ने बताया पथरी बढ़ना एक पेशाब रुकने का मेन कारण है। ये अपने आप में बहुत लंबा विषय है और थोड़ा टाइम में हम इसको भी एक बार लेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि कम पानी पीना एक इसका कारण होता है। सर्दियों में छोटा बच्चा, पशुओं का छोटा बच्चा कम पानी पीता है क्योंकि हम अक्सर देखा गया है उसको ठंडा पानी पिलाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें ताज़ा या निवाया पानी बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाएं। और उसके साथ साथ उसको, ये डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, जो छोटे बच्चे ज्यादा अनाज खाते हैं या ज्यादा दूध पीते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखी गई है, या जिन एरिया में नमक ज्यादा है उन चीजों में ये ज्यादा चीजें होती हैं। तो इसके बचाव के लिए डॉक्टर साहब ने बताया निवाया या ताजा पानी हम बच्चों को पिलाएं, उसके साथ साथ 5-6 ग्राम आप नौसादर दे सकते हैं, भरपूर उसको पानी पिलाएं। और जिन एरिया में ये ज्यादा दिक्कत है जैसे कि जींद और महेंद्रगढ़ साइड, ये हमें विचार में ज्यादा है, तो इन एरिया में विशेषकर ध्यान रखें छोटे पशुओं का। एक और सवाल कि उनकी भैंस जो है पीछे से पस दे रही है और बार बार रिपीट होती है,
तो इसमें बच्चादानी का इन्फेक्शन हो सकता है। और डॉक्टर बिस्ला से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में बताएं कि पिछले मल द्वार से उनके इसे मूत्र द्वार से पस आ रही है, और तो वो क्या करें जिससे पशु रिपीट ना हो। ये सबसे बहुत ही मोटी समस्या है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इसका इलाज होना चाहिए। रूटीन में जो हम इलाज करते हैं, जो पशु चिकित्सक भाई हैं जिनके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, वो कोशिश तो यही करते हैं कि भाई जो एंटीबायोटिक लेटेस्ट, लेकिन इसका हम एडवाइस यही करते हैं कि भाई कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के जो भी मवाद है उसका सही तरीके से सैंपल ले आके कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। और सबसे पहले उसमें जो भी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है वो इंट्रायूट्राइन और बच्चादानी में भी डालें वही, और इंजेक्टेबल भी वही दें। और उसमें यदि कोई जेर रिटेन प्लेसेंटा की जेर रुकने की समस्या पहले रही है तो उसका जांच करें भी उसकी बच्चादानी का स्टेटस क्या है, ये बड़ी है बच्चादानी बड़ी है तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट ल्यूटलाइज हार्मोन वगैरह लगाते हैं ताकि वो सिकड़ के सिकुड़ जाए और वो बाहर निकल जाए। ज़्यादातर हमारे पास जो क्लिनिकल केस आते हैं जैसे टीट ऑब्स्ट्रक्शन का केस है या और दूसरे स्ट्रिंग हार्ट के केस हैं जो रिसेंटली पार्चुलेटेड हैं, उनमें 50% जानवर को जब भी तो एनेस्थीसिया लगा के और जब जो ही गिराते हैं ना हम ऊपर उसमें टेबल पे, तो धड़ाम से बहुत सारी मवाद बच्चादानी में से निकल जाती है। और बच्चादानी में इतनी मवाद निकलते ही फार्मर बड़ा खुश हो जाता है कि मेरा ये इलाज तो है, मेरा जो असली इलाज तो वो पहले ही हो गया और ये इलाज तो ठंड वाली समस्या तो चलो। और ज़्यादातर यदि मेस्टाइटिस है, यदि बच्चादानी में मवाद है तो वो मेस्टाइटिस भी हो जाती है, उसमें मेस्टाइटिस की समस्या रहती है, बार बार रिपीट हो जाती है। तो बच्चादानी नीट एंड क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है टाइम पे, आगे टाइम पे गर्मी में आने के लिए और उसकी प्रोडक्शन पूरी प्रोडक्शन लेने के लिए और हेल्थी प्रोडक्शन बढ़िया क्वालिटी का दूध। अब नहीं तो दूध में भी स्मेल आने लग जाएगी, यदि बच्चादानी में पस होगी तो मिल्क का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो समस्या है मेट्राइटिस की, इसके ऊपर एक खास सेशन हमारा होना चाहिए। इसमें एक्सपर्ट आदमी कौन सी दवाई हमने नहीं देनी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी कौन सी दवाई हम इंजेक्टेबल करते हैं तो वो दूध में सिक्रीट होती हैं और वो दवाइयाँ हमने नहीं देनी, क्योंकि अभी हमारे पास नेस्ले की एक रिकमेंडेशन आई है कि हमारा क्लोरमफेनिकोल आप ना दिया करें। हम तो देते नहीं एडवाइस कि क्लोरमफेनिकोल की वजह से हमारा बहुत सारा मिल्क पाउडर जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों से और हमारे जो चिकित्सक हैं उनसे भी यही रिकमेंडेशन है कि ऐसी दवाइयों का, क्योंकि अब टाइम आ गया, दूसरा अब टाइम आ गया इकोनॉमी का। हमने एक एक चीज़, एक एक हमारा दूध, एक एक दूध की एक एक बूंद को हमने इकोनॉमी में बदलना है, हमने फार्मर की इकोनॉमी में बदलना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप ना दें जिसकी वजह से हमारा एक बूंद भी दूध खराब हो जाए, या हमारी कोई फैक्ट्री है जो मिल्क पाउडर बनाने वाले लोग हैं जो धीरे धीरे बहुत सारी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे छोटे किसान भाई भी अब प्लांट लगाना शुरू कर दिया है अभी मिल्क पाउडर वो एक्सपोर्ट करें, या तो उसमें ये रिकमेंडेशन एक सेशन ऐसा भी हम रिक्वेस्ट है मेरी डायरेक्टरेट से कि ऐसी ऐसी चीज़ रिकमेंडेशन, भाई मेस्टाइटिस में कौन सी दवाई हमने नहीं यूज करनी, और मेट्राइटिस का एक प्लान्ड आप एडवाइजरी जारी करें कि मेट्राइटिस का केस है तो उसकी ट्रीटमेंट पैनल ये होना चाहिए, उससे अगर इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन की इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर दवाई का उपयोग करते समय समय हमें कितनी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अब हमें दूध की एक एक बूंद से हमें किसान भाइयों का पैसा बनाना है। तो कुछ दवाइयों का डॉक्टर साहब ने भी बताया, और जैसे कि पस आ रही है अगर उसके पीछे से, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब तक वो साफ तार ना देने लग जाए, इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन है, और आप अगर बीज रखवाएंगे तो पशु फिरेगा उसमें। तो इसका पहले पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज करवाएं, और उसके इलाज के बाद ही आप बीज रखवाएं जब पशु साफ तार देने लग जाए। एक सवाल और आया है सचिन गढ़वाल जी का, ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 साल की जो हमारी हीफर है वो पानी कम पीती है, वाटर इनटेक 1 से 1.5 साल की हीफर में कम है। तो डॉक्टर बिस्ला से रिक्वेस्ट करेंगे इसका जवाब दें प्लीज। थोड़ी ये क्वेरी तो अधूरी है लेकिन डॉक्टर ये साहब तो कुछ बताएंगे। मेटाबॉलिक और वो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। कई जानवरों की ऐसा है कि जैसे हमने कैमल में देखा है कि उसकी किडनी की बनावट ऐसी होती है, कोर्टेक्स का इतनी थिक कोर्टेक्स होती है कि वो वाटर रिटेंशन इतनी ज़्यादा कर लेती है बॉडी में
तो थोड़ा सा वही पानी पी के वो घना सा काम कर लेते हैं। वो एक उसका अडेप्टेशन सिस्टम भी हो सकता है अपने हीफर का। अदरवाइज नहीं तो उसकी जैसे जैसे उसकी दूध की क्षमता जैसे प्रोडक्शन में वो आएगी तो हो सकता है धीरे धीरे उसका वाटर इनटेक भी बढ़ जाए। और बाकी उसके राशन पे भी डिपेंड करता है, यदि आप राशन ऐसा हरा राशन उसमें पानी की उपलब्धता वो पूरी कर देता होगा, और नहीं तो आपको थोड़ा सा मिनरल मिक्सर या साल्ट वगैरह ऐड करके देखें, इससे थोड़ा सा हो सकता है भी पानी की उसमें उपलब्धता और पानी की इनटेक बढ़ जाएगी। हाँ जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पानी का इंटेक जो है, पानी का पीना पशुओं का कई कारणों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पशु नॉर्मल है, स्वस्थ है और कम पानी पी रहा है तो इसमें हो सकता है कई और हमारा पशुओं का खान पान और कई और चीजें भी संबंधित हो सकती है। कैसे हम उसको रख रहे हैं, कैसे हवादार जगह पे रख रहे हैं, कम हवादार जगह पे रख रहे हैं या मौसम पे, कई चीजों पे ये निर्भर करता है। तो पशु का स्वास्थ्य, उसका खान पान और हम कैसे शेड में रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। एंड अभी एक छोटी सी चीज और मैं डॉक्टर बिस्ला से जानना चाहूंगा। कई बार हमारे पास सवाल आते हैं कि पशु के यहाँ पर चोट लग गई है, यहाँ पर चोट लग गई है, फ्रैक्चर के जो हड्डी टूटने के केसेस हैं, कुछ अवस्थाओं में इलाज पॉसिबल है, कुछ अवस्थाओं में इलाज पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे साइंटिस्ट रेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि किन अवस्थाओं में पशुपालक वहीं पर इलाज करवाएं, या किन अवस्थाओं में विश्वविद्यालय पशु लेके आए, या किन अवस्थाओं में पहले साइंटिस्ट से सलाह लें यूनिवर्सिटी में, या फिर पशु को लेके आए डॉक्टर बिस्मिल। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशन हैं, ऐसी चोट हैं जिनमें एडवाइज नहीं करना, फार्मर को हम एडवाइज भी नहीं करते कि ट्रांसपोर्ट ना करें, और ट्रांसपोर्ट करें तो कैसे करें। जैसे हिप का फ्रैक्चर है या पेल्विस का फ्रैक्चर है, तो ऐसे जानवर को ट्रांसपोर्ट करना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उसको चढ़ाएंगे उतारेंगे और उसका कोई इलाज भी ऐसा कारगर इलाज भी नहीं है इंस्टीट्यूट में। जो छोटी सी भी समस्या होगी उसको हम बड़ी समस्या में कन्वर्ट करते हैं। ये पेल्विस का फ्रैक्चर है, दोनों टांगें फट गई है, फर्श पे स्मूथ फर्श पे, ज़्यादातर इसमें फर्श पे दोनों तरफ टांगें फैल जाएं तो उसमें पेल्विक सिम्फाइसिस का रप्चर हो जाता है। तो उसमें पर रेक्टल एग्जामिन करके चिकित्सक डायग्नोज भी कर सकता है। अभी इसमें कोई क्रिप्टेटिंग साउंड नहीं है और उसके बीच में गैप आ गया तो पेल्विक सिम्फाइसिस का फ्रैक्चर है। ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्ट करने की कोई सुविधा फायदा नहीं होता, और जानवर को नीचे रेत कर काफी और उसकी साइड पलटते रहो। और जैसे हिप वाला फ्रैक्चर है, कोई हिप का फ्रैक्चर है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई फायदा नहीं है। उसमें ब्लिस्टर वगैरह लगा के जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप करके और उसमें इमोबिलाइज कर देता है यदि जानवर, और जानवर यदि खड़ा होने लग गया, थोड़ा थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा चलने लग गया, वो तो भी वो जानवर धीरे धीरे कामयाब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में चारा कम दो, जानवर को कब्ज ना होने दो, और साइड टाइम टू टाइम पलटते रहो, तो ये सबसे बड़ी है। दूसरे फ्रैक्चर जो मैनेजेबल हैं, जो लिम्ब के बड़े फ्रैक्चर हैं, नीचे वाले पैरों के मेटाकार्पल या मेटाटार्सल या उसके टीबिया का फ्रैक्चर है, इस तरह के फ्रैक्चर जो जानवर का वजन यदि 150-200 किलो है तब तक मैनेजेबल है, और उनको भी यदि आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे जानवर को कभी भी, जैसे फ्रैक्चर हो गया, लटकी टांग को आप गाड़ी में चढ़ा के ले आए, तो जो फ्रैक्चर एंड है हड्डी के, वो साइड में से जो नर्व जाती हैं, जो ब्लड वेसल जाती है, उनको भी काट देते हैं। यदि हड्डी जुड़ भी जाएगी तब भी लिम्ब का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। तो जो भी आपने ट्रांसपोर्ट करना है जानवर, फ्रैक्चर्ड जानवर ट्रांसपोर्ट करना है, जो ही जहाँ भी साइड पे फ्रैक्चर हो गया किसी भी फील्ड में या किसी के फार्म पे, तो जानवर को तुरंत आप कोशिश करो कि वो उठे ना, उसको वहीं दबा लो, और फिर जो भी अवेलेबल हैं, फटियां हैं या कोई कपड़ा है या कुछ भी है, तो उसके चारों तरफ आप पैर के बांध दो, और बांध के और जानवर को थोड़ा पानी, चारा बेशक बिल्कुल ना दो, 3-4 दिन चारे में कोई दिक्कत नहीं होती, और ताकि कब्ज भी ना हो, ताकि उसको अफारा भी ना हो। फिर उस जानवर को एनेस्थीसिया लगा के और फिर ट्रांसपोर्ट करो, और ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां भी जो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, ताकि मुंह लिम्ब जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है उसकी ज़्यादा इमोबिलाइजेशन करके, जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नर्व सप्लाई करती हैं, जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, यदि उनको भी आप रप्चर कर दोगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का कोई फ़ायदा नहीं, वो एक कॉम्प्लिकेशन से आप बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं। तो फ्रैक्चर्ड जो एनिमल हैं इसके ऊपर भी एक हम
सेशन करेंगे भी कौन सा लिम्ब के फ्रैक्चर हैं, उनमें कौन सी टेक्निक वायबल हैं। बहुत सारी टेक्निक हम यहाँ पे करते हैं। आजकल फाइबर के भी प्लास कास्ट आए हुए हैं, वो भी हम बड़े कामयाब हैं। हम नेलिंग, छोटे काफ में नेलिंग भी, के नेलिंग भी, पिनिंग भी, ट्रांसवर्स फिक्सेशन भी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक लिमिटेशन है भाई, वो 200-300 केजी बॉडी वेट तक ही कामयाब हैं चीज़ें। बाकी बहुत सारे वैल्यूएबल इम्प्लांट भी हैं। टाइटेनियम के इम्प्लांट हैं, टाइटेनियम की नेल भी हैं, टाइटेनियम के प्लेट भी, बोन प्लेट भी हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो अवेलेबल नहीं है। भी जानवर की मान लिया 50-60 हज़ार रुपये की नेल या पिन हो और या प्लेटिंग हो, तो वो एडवाइजेबल नहीं होता। बहुत वैल्यूएबल एनिमल है या बहुत बड़ा कोई ऐसा जानवर है ब्रीडिंग के लिए, या कोई स्टेलियन है, कोई इस तरह के केसेस में तो अफोर्ड कर लेता है फार्मर। बाकी तो अफोर्डेबल नहीं है ये चीज़ें। बाकी तो सिंपली है कि हमारा हॉर्न प्लेट पे भी काम हुआ है। बाकी बहुत सारे फ्रैक्चर में भी काम हुआ है। धन्यवाद। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक सुझाव के साथ आज का समय हो गया। एक सुझाव डॉक्टर विनोद जैन, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि तूड़े को जो है हम चुंबक से एक बार स्क्रीन करके या उसमें मोटा मोटा सा एक चुंबक मार के हम लोहे इत्यादि पदार्थ को निकाल सकते हैं। और अब हमारा प्रोग्राम का समय हो गया है। अब मैं अंतिम में डॉक्टर धर्मवीर दहिया, हमारे निदेशक विस्तार शिक्षा से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे एक्सपर्ट ने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बहुत सीमित समय में बताई है, तो डॉक्टर साहब आए और प्लीज हमारे एक्सपर्ट का धन्यवाद करें। डॉक्टर बिस्ला ने आज बहुत ही विस्तार पूर्वक जो अपना विषय रखा है, उसके लिए मैं डायरेक्टरेट की तरफ से डॉक्टर बिस्ला का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने न केवल अपना व्याख्यान जो है विस्तार से दिया है, बल्कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को जो वो रोजाना के रोजमर्रा के जो इलाज के दौरान महसूस करते हैं और समझते हैं, उन बातों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे पशुपालक भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे जो देश का जो है आज जो हालात थे कोरोना जैसे मामले में, कोविड में, जिन्होंने हमारे खाद्यान्न को जो हमारे गोदाम भरे रखे, जो हमारे दूध का पैदावार लगातार हमारे जो लोगों को मिलता रहा, उसमें बहुत भारी भरकम योगदान रहा। उन लोगों की सुविधा के लिए जो भी हम कर पाए, वो जो है कोशिश करके उनको सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं डॉक्टर रमेश का भी धन्यवाद करता हूँ ये ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर जो हमारे सुजॉय और देवेंद्र जो इस प्रोग्राम को जो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आगे लेके जा रहे हैं, इनको अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें, और जिन भाइयों के प्रश्न हम इसमें नहीं ले पाते हैं, कोशिश करेंगे कि उनके जवाब भी जो है हम उसी दिन जो है फेसबुक के माध्यम से उनको दें। धन्यवाद सभी का। इसमें डॉक्टर साहब एक धन्यवाद डॉक्टर छोटा साहब। सा जो हाँ जो जी। थ्रेसिंग वाली इंडस्ट्रीज है ना, हम जैसे थ्रेसर हैं या व्हीट भूसा बनाते हैं, उनमें कोई ऐसी हम सजेस्ट कर सकते हैं भी कोई मैग्नेटिक वो इम्प्लांट लगा दें कि वो वहीं पे ही उसको मिक्स ना होने दें, वहीं कोई चुंबक, कोई नुकीली चीज़ों को वहीं कैप्चर कर लें। तो इस तरह का इंडस्ट्री में कोई सुझाव दे सकते हैं हम अपनी रिकमेंडेशन अपने डायरेक्टरेट के थ्रू, जो आगे वाइबल हो तो वो तो आगे आगे इंडस्ट्री जी डॉक्टर को। साहब, बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जब तूड़ा बढ़ता है उसी टाइम ही अगर हम इसको लोहे इत्यादि को, क्योंकि कई बार तूड़े के मशीन से, थ्रेसर वगैरह से बहुत सारी बार ये देखा गया नट बोल्ट वगैरह आ जाते हैं। तो इस सुझाव पे भी हम विस्तार शिक्षा निदेशालय अमल करेगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ये बात आगे तक पहुंच पाए। डॉक्टर इसके साथ ही मैं जैसा डॉक्टर धर्मवीर ने बताया, कुछ हमारे भाई रह गए सवाल क्वेरी, उनका हम फेसबुक में रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही आज का समय हो गया है और अभी मैं, मेरे जितने भी साथी हैं, एक्सपर्ट हैं, सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, उन सभी को आज के लिए हम धन्यवाद करते हैं विस्तार शिक्षा निदेशालय और सीएससी की तरफ से। सीएससी के जितने भी ऑफिसर साहिबान हमारे पास आए, उनका भी धन्यवाद करते हैं टेक्निकल सहयोग के लिए। इसके साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करते हैं और अगले गुरुवार को फिर अलग विषय के साथ और अलग वैज्ञानिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबका नमस्कार।